अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। 27वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत कोशा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट के बाद ये बात सामने आई कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने जा रही है। इसके लिए पीपल्स पार्टी CEC का इजलास बुलाकर अहम फैसले कर रही है। तो मौलाना फजल रहमान को भी मनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने MQM के वफ्द से बजाते खुद मुलाकात की और 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक बातचीत भी की। 27वीं आईनी तरमीम को लेकर जमात इस्लामी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हंगामा बर्पा कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके ही आईनी तरमीम लाई जाएगी और इस तरमीम का मुसव्वदा सबके साथ शेयर किया जाएगा और पार्लियामेंट में इस पर बहस भी कराई जाएगी। अब तक सामने आने वाली तफसील के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम में इख्तियारात को निचली सतह पर ले जाने और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। आईनी मामलात को लेकर गुज़श्ता कुछ अरसे से बहुत सारी पेचीदगियाँ सामने आईं, जिससे महसूस होता है कि अदालती निज़ाम इस वक्त इंस्टीट्यूशनल रिफाइनमेंट में दाखिल हो रहा है, जिसके लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली और अदालती इस्लाहात के बाद कारकर्दगी, जवाबदेही और आईनी हम आहंगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट अपनी असल जिम्मेदारियों पर तवज्जो दे, जिससे ना सिर्फ मुकदमात का बोझ कम हो बल्कि आईनी तशरीह ज़्यादा वाज़ेह और मुस्तहकम हो सके। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन सियासी चपकलिश और अना और ज़िद की वजह से इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तकर्रुरी भी तातुल का शिकार रही है, जिससे इंतखाबी निज़ाम की साख मुतासर हुई। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए तरीक़ाकार बदल कर चीफ की तैनाती ज़रूरी है ताकि इंतखाबात बर वक्त और शफाफ हो सकें। एक और मामला NFC का है। NFC अवार्ड का जो मामला है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं। NFC अवार्ड का जायज़ा लेना भी एक हकीकत पसंदाना ज़रूरत है। कमज़ोर सूबाई टैक्स वसूली, आबादी पर मबनी फार्मूले की खामियाँ और वफाकी मालियाती दबाव इस बात के मुत्तकाज़ी हैं कि NFC की असर नौ वजाहत की जाए। अब ये तमाम अहम बातें सियासी इस्तेकाम और मुशावरत के बाद ही मुमकिन है और इन पर पेशरफ्त भी होना ज़रूरी है। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो आइन में कोई भी तरमीम ला रही है तो वो तमाम स्टेक होल्डर्स और ख़ास तौर पर अपोजिशन की सियासी जमातों को एतमाद मिले और इसके लिए वो कोशिश भी करें। ताहम अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं इस वक्त। अब 27वीं आईनी तरमीम पास कराने में हुकूमत कामयाब होती है या फिर नाकाम होती है। वैसे नाकामी के चांसेस बहुत कम हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाउडा साहब, साबिक वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया वाउडा साहब वक्त निकालने का। वाउडा साहब, और इन लाइटर नोट, जब 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी वो डेट थी 21 अक्टूबर, योर बर्थडे। लेट नहीं हो गए 27वीं पेश करने में? 21 तो गुजर गई। मैंने तो आपको पहले कहा था, उसी 2024 में बताया था कि 27वीं आएगी। आप लोग अभी भी 27वीं पे लगे हुए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं 28वीं पे काम कर रहा हूँ, आप 27वीं पे लगे हुए। तो आपकी मर्जी है फिर। मैंने तो आपकी बर्थडे का बात किया। हम एक्सपेक्ट करते हैं आपकी बर्थडे वाले दिन जब आप केक काटेंगे, सहाफ़ियों में बांटेंगे, उसी वक्त ये खुशखबरी हो जाएगी। तो लास्ट टाइम तो ऐसे ही हुई थी। चले अगली बार आपकी ये कोशिश कर लेंगे कि आपकी ख्वाहिश पूरी कर दें। चले। अच्छा, मुझे ये बात और बताएं। आपने कहा 26 और आपने बताया था, मेरे प्रोग्राम में भी बताया था और मुतादिद दूसरे प्रोग्राम में भी बताया था कि 26वीं भी आएगी, फिर ज़रूरत पड़ी तो 27वीं भी आएगी, 28वीं भी आएगी। 27वीं में काम हो जाएगा कि 28वीं आएगी? 27वीं देखिए बहुत स्मूथली, पानी की तरह स्मूथली पास होगी। अच्छा। और वक्त ज़रूरत अगर पाकिस्तान की तरक्की के लिए और चीज़ें भूल गए, याद आ गई, तो हम 28वीं भी कर देंगे। तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और 28वीं आएगी। तो 26 वाले वक्त में तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाज वेरी प्रोएक्टिव। अब आप वो किरदार अदा कर रहे हैं। मौलाना साहब से मुलाकात हुई है, क्या बना? देखिए, मौलाना साहब हमारे बड़े हैं, हम उनसे सियासत सीखते हैं। क्या कहते हैं, मौलाना साहब से हमेशा की तरह एक एहतराम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, आना जाना जगह रहता है। और जो मुस्बत चीज़ है उसके अंदर वो ये है कि वो खुद आए, जब गवर्नमेंट आएगी, मुसवदा पेश करेगी, तो वो शिक बाय शिक जाएंगे उसके अंदर। जो पाकिस्तान के लिए उनके हिसाब से चीज़ें होंगी, वो तो उनका प्रोगेटिव है, वो किसको हाँ करे किसको ना करे। तो वो तो टोटली उनका इंडिपेंडेंट राइट है। मेरे हद तक जो चीज़ थी वो हमेशा की तरह मुस्बत ही रहती है और मुस्बत ही रहेगी। वो तो कह रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, आप मना लेंगे उनको? माने हुए हैं?
देखिए फराज साहबा के इशू ये है कि देखिए यहाँ हम कोई नंबर गेम का तो मसला है नहीं। अगर आपको भी किसी फोरम पे चाहिए तो हम आपको भी नंबर दे देंगे। मसला सारा ये होता है कि आप सबको हमआनगी के साथ सबको साथ लेके चलें। और मौलाना साहब पाकिस्तान के हमेशा साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बात की, आवाज़ उठाई है और अपनी सियासत की है। जितनी उनकी सियासत है वो मेरी उम्र से ज़्यादा उनकी सियासत है, तो उनको तो हम कोई सबक नहीं पढ़ा सकते। तो मेरे ख्याल से थिंग्स आर ऑल राइट। मतलब जितने ज़्यादा लास्ट टाइम आपने उतना अच्छा है। लास्ट टाइम आपने 26वीं तरमीम पे कहा था कि अभी मैंने डिक्की में से पूरे बंदे निकाले नहीं, खोली नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर दैट। अभी डिग्गी में कितने लोग हैं आपकी? ज़्यादा है या पूरे? जरूरत ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको और अभी आपको कोई फोरम पे कोई चाहिए वोट तो हम दे देते हैं आपको। वहाँ पर एक्स्ट्रा है 61 बन रहे हैं सेनेट में। अब एज पर माई इन्फॉर्मेशन सेनेट से ला रहे हैं तो 61 हैं, 3 और चाहिए। देखिए सेनेट आपको बताया सेनेट से आएगा, आपको बताया फ्राइडे को इजलास हो जाएगा, आपको बताया जरूरत पड़ी सैटरडे को भी इजलास कर देंगे। आप जान लेंगी क्या चाहती हैं आप। मैं आपसे ना मुस्बत पहलू भी जानना चाहती हूँ। सब तो बता दिया, पर्चा भी आउट कर दिया, रिजल्ट भी बता दिया, अगले एग्जाम की भी बात कर दी। अब क्या चाहती हैं आप? ठीक, अच्छा ये जो 243 की बाज़गश्त सुनाई दे रही है तरमीम की, ये क्या है? ये 2, 4 और 3 को साथ लिखे तो उसको 243 कहते हैं, 243 भी कहते हैं। ठीक है वैसे लौड़ा साहब, यानी मुल्क के मुफाद में बेहतर है, ऐसे ही है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा सीरियस नोट बता दूं। देखिए क्या चीज़ें हैं ओवरऑल मोटी मोटी। क्या मैं सेनेटर इलेक्ट हुआ हूँ कराची से, क्या मेरी ख्वाहिश होगी कि कराची में सेशन हो, लेकिन मुझे ट्रांसफ़र कर दिया इस्लामाबाद में, तो क्या ट्रांसफ़र मेरी मर्ज़ी से होगी? मेरी मर्ज़ी से सेशन चलेगा? नहीं। इसी तरह किसी की नौकरी जो है वो किसी की मर्ज़ी से नहीं चलेगी, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। क्या आइनी बेंचों की ज़रूरत, आइनी कोर्ट्स की ज़रूरत है? जी आज से नहीं, कई सालों से उस आइनी बेंचों पे डिसाइड हुआ, अब आइनी कोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं और आइनी कोर्ट वक्त की ज़रूरत है। 70-80 हज़ार केसेस बाहर हैं। फिर मुद्दत मुलाजमत की बात है तो मुद्दत मुलाजमत अगर 85 साल का आदमी सियासत कर सकता है, जिसको उठाने के लिए 10 आदमी, बिठाने के लिए 20 आदमी, दिखाने के लिए 40 आदमी और कान में सुनाने के लिए 70 आदमी चाहिए, उसको एक्सेप्टेबिलिटी है, तो 68-70 की क्यों नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी? फिर कई नाम लिए जा रहे हैं जिनकी जो स्पेकुलेशन है, क्या वो किसी और मुल्क के लोग हैं, वो क्यों नहीं हो सकते? उसके बाद आप आ जाए NFC के ऊपर 2000 अरब रुपए हर साल पॉपुलेशन के हिसाब से दिए जाते हैं सूबों को। कल आज 2 ट्रिलियन है, कल 3 ट्रिलियन हो जाएंगे, डॉलर्स के हिसाब से पेमेंट करनी है। तो उसका बोझ अगर सबके पास रियलाइजेशन आ जाती है और उसमें से कोई हल्का सा बोझ उठा लेते हैं, कुछ ऊपर कोई नीचे कोई आगे या पीछे करके, तो उसमें भी कोई कबात नहीं है। फिर आप आ जाए 243 के अंदर। 243 के अंदर बाय एंड लार्ज क्या है? देखिए आप ये सिर्फ ज़मीनी जंग तो है नहीं कि फ़ौज ज़मीन पे लड़ेगी या एयरफोर्स हवा में जंग लड़ेगी या नेवी समुद्र में लड़ेगी। साइबर की वॉर है, नैरेटिव की वॉर है, ग्लोबल पोजिशनिंग की वॉर है, इकोनॉमिकल वॉर है। इनको एड्रेस करने के लिए आपने सिनर्जी क्रिएट करनी है बिटवीन दी आर्म्ड फोर्सेज। उस सिनर्जी के अंदर एनर्जी आएगी तो आपका बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन सिस्टम बनेगा, तो इन्वेस्टमेंट आएगी। अब उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस शोबे को मजबूत करने की ज़रूरत है, बाय एंड लार्ज वो सब कर दिया जाएगा। तो इस सब पाकिस्तान की बका, सलामती और खुशहाली के लिए हो रहा है। तो एंड ऑफ द डे किसी की पर्सनल ज़ात के लिए तो नहीं हो रहा, तो इसमें भी कोई कबात नहीं है। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि 27 अमेंडमेंट के अंदर कौन से अमेंडमेंट की आप बात करी है। तो देखिए हम जी इसके अंदर एक और पॉइंट ले लें, और ये राना सनाउल्लाह साहब परसों मेरे प्रोग्राम में मौजूद है। इलेक्शन कमिश्नर पर बात हो रही थी तैनाती पर, और हम देख भी रहे हैं कि अपोजिशन ने अभी तक कोई इस पर संजीदगी नहीं दिखाई, और उन्होंने कहा अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ज़ाहिर है कि हमें कुछ तरमीम लानी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा। 27वीं में ये भी ऐड है। देखिए मेरे लिए फरवाज आई बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर्टिकुलर क्लॉज इज वेरी इररिलेवेंट फॉर मी, वेरी स्मॉल फॉर मी, सो आई डिडंट गो थ्रू इट। मुझे उसकी कोई डिटेल पता नहीं। अगर वो भी है तो इट्स इररिलेवेंट। जहाँ इतनी बड़ी चीज़ें हो रही पाकिस्तान के लिए, तो हम बड़े लेवल पे चीज़ों को मोटी जो है उनको डिस्कस करें, छोटी तो बारीकियों में हम फुल स्टॉप और कॉमा सर, अगर आप इतनी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं तो बड़ी चीज़ों में PTI को भी शामिल कर ले। एक होता है कि हमारे वोट पूरे हैं, हम तहरीक ये कर रहे हैं 27वीं तरमीम, और ये आपका हक भी है, ठीक है, जमहूरियत में ऐसा ही होता है। बट एक होता है जो हमने 73 के आइन को असेंबल करते हुए देखा था, एक होता है 18वीं तरमीम में जो हमने देखा था जब आई थी, तमाम जमातों को एक टेबल पे बिठाया गया था, उनके शिकवे शिकायतें दूर किए गए। तो पीपल्स पार्टी को भी आप जब ऑन बोर्ड ले रहे हैं, JUIFA को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, MKM वालों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, तो उसको भी ले लें, PTI को भी ऑन बोर्ड ले लें। देखिए
आपकी इस तजवीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आइनी हक भी है, कानूनी हक भी है, जमहूरी हक भी है, एथिकल भी है। हर तरीके से आपकी बात में कोई गलत चीज़ नहीं है और इसमें कोई कबात भी किसी के पास नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने हर बात पे नेगेटिविटी क्रिएट करनी है, आपने हर बात में कहना है कि इसमें झूठ है, फरेब है, बेईमानी है, और वही नैरेटिव दोस्त गुंडागर्दी बदमाशी का आपने करना है, तो फिर क्या आप कहेगा? आप अगर मुझे इनवाइट करेंगी और मैं आपको कहूँ कि नहीं ये मैं आज शो पे नहीं आऊँगा और मैं आपका कैमरा बेकार है, आपकी एंकरशिप के अंदर बहुत कड़वे सवाल होते हैं, आपकी डीएसएनजी का कलर मुझे पसंद नहीं, तो आप कहेंगे बाढ़ में जाओ फिर तुम, मेरे पास तो लाइन लगी हुई है। तो ये तो आपके ऊपर है ना। हमें तो मैं आपके तवज्जो से कहता हूँ, दे आर मोर देन वेलकम टू बी ऑन बोर्ड। अच्छा वाडा साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि अब ज़ाहिर है कि उनके पास भी मौका है। इसी पे मैं एक और सवाल करती हूँ। आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुतालिक एक निजी टीवी प्रोग्राम में बोला कि ये बेहतरीन मौका उनके पास, वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो ये मौका इमरान खान साहब के पास भी मौजूद है कि वो अगर आप लोगों के साथ चल पड़ते हैं और पार्टी को बोलते हैं? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझसे कहा क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस 27वीं की डील के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? मैंने कोई डील नहीं है। उन्होंने कहा वो बन सकते हैं, मैंने कहा वो क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल उनका हक है, उनका राइट है, जितना आपका राइट हो सकता है मेरा राइट हो सकता है, क्योंकि उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो एक बड़े लीडर शहीद के साहबजादे हैं, प्रेसिडेंट के बेटे हैं, एक पोते हैं जिन्होंने बहुत जद्दोजहद पाकिस्तान की है, भुट्टो साहब ने, तो नेचुरली ही नोज मोर, और वो डेमोक्रेटिक आदमी और वही जामिन है, पीपल्स पार्टी जामिन है जमहूरियत को डीरेल ना होने से। उनके वहाँ शहादतों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने डेमोक्रेसी की कुर्बानियाँ दी हैं, तो ना जमहूरियत डीरेल हो रही है, और जब वो जमानती है तो नेचुरली विल मूव फॉरवर्ड कलेक्टिवली। वो अब उनकी पार्टी सीएसी में क्या फैसला करती है वो तो उनका प्रोग्रेटिव है, लेकिन बाय एंड लार्ज इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या होने जा रहा है, आपका तज्जिया क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं तो हमेशा आगे देखता हूँ, सबर खबर और नज़र के साथ चलता हूँ। तो आई फाइंड इट गोइंग इट वेरी स्मूथ। ये बहुत स्मूथ पास हो जाएगी। आप लोगों को अब नया टॉपिक ढूंढना पड़ेगा नेक्स्ट वीक से कि जिसमें कोई इंटरेस्ट हो। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ 27वीं 28वीं की बात, 28वीं आएगी फिर टॉपिक आ जाएगा, 28वीं आएगी फिर टॉपिक आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। टॉपिक की हमारे मुल्क में कोई फुकदार नहीं है। वाडा साहब, आपने ये तो चले एड्रेस कर दिया, लेकिन वो जो खान साहब से मुतालिक मैंने आपसे पूछा कि क्या खान साहब के पास भी सुनहरी मौका मौजूद है कि अगर वो आप लोगों के साथ ताउन उनकी जमात करती है तो फिर आप लोग भी उनके लिए कोई नरम गोशा, कोई मोहब्बत करेंगे? देखिए फरवा साहबा, इमरान खान साहब या उनकी पार्टी कोई मुस्बत काम करे, इमरान खान साहब की पार्टी उनके लिए और मज़ीद मुश्किलात ना बनाए, KP के अंदर प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव डेवलपमेंट की काम करें, सड़कें बनाएं, स्कूल कॉलेजेस, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी अच्छी करें। एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि आफरीदी साहब एक वर्कर स्टेज से उठ के आए हैं, इस प्रेसिडेंट को आगे चलना चाहिए, ना कि सब कहें कि रवायती लोग ही आते रहें। उनका एक सुनहरी मौका है। जब आप अच्छा काम करते हैं, आप अच्छी इकदाम करते हैं, तो आपके पास रास्ते खुलते हैं, और सियासत का नाम ही बातचीत है। देखिए दीवार पे आप सर मार मार के कई लोग अपने सर फाड़ देंगे, दीवार कुछ नहीं होगा। तो रियासत से जंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने इदारों को, अपने सरबराहों को बदनाम करना छोड़ दें। अगर आपको करना है, आप मोस्ट वेलकम है। आपने चढ़ाई करनी है, आप आ जाएँ। आपके गवर्नमेंट का ऑप्शन है, वो TLP की तरह फेंटे के बाद वो उनको बैन भी कर सकती है, क्या कहते हैं, वो गवर्नर राज भी लगा सकती है। चांसेस ज़्यादा है कदम करार देने के। अगर आप देखिए पॉसिबिलिटीज हर चीज़ की, मैं तो नहीं चाहता कभी ऐसा हो। मेरा तो TLP के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक है। मैं तो बिल्कुल अपसेट हूँ कि उनकी ऐसी चीज़ एकदम से उनको बैन होना पड़ा। तो मैं नहीं चाहता कोई पॉलिटिकल पार्टी बैन हो, बट ऑप्शन तो है ना। ये प्रेसिडेंट सेट है, आप रियासत इग्नोर नहीं करेगी, टॉलरेंस इसके ऊपर नहीं होगी। और ये बाय एंड लार्ज अक्रॉस द बोर्ड है ना। मैं जनरल बात करता हूँ, सब मुझसे कहते हैं आप PTI की बात करें। हाँ, मैं PTI की भी बात कर रहा हूँ। PTI को आसमान से थोड़ी उतरी हुई है। ठीक, तो यानी आप कह रहे हैं कि अगर आ जाएंगे तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आएंगे तो हमारा काम तो चल रहा है। लेकिन फैसल वाडा साहब, एक कंफ्यूजन है, मैं चाहूंगी आप भी दूर करें। यू वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। एक मिनट फराज साहब, आ गए और वही इक्विपमेंट, पुलिस, मार धाड़, गालम गलोच, आग गोली, तो फेंटा सुप्रीम, और फिर बैनिंग भी हो सकती है, और गवर्नर राज भी लग सकता है, और मल्टीपल ऑप्शंस है। तो देयर इज नो टू वे अबाउट इट। इसको बड़ा ब्लैंक, ब्लंट और स्ट्रेट रखें, इसके अंदर कोई टॉलरेंस नहीं होगी। और मैं नहीं समझता ऐसा कुछ होने जा रहा है। आई बी वेरी फेयर। आपको कॉन्फिडेंस है कि जो नए वज़ीर होना चाहिए भी नहीं हुए हैं वो ये काम करेंगे नहीं? क्योंकि 26 नवंबर करीब ही है, वो करेंगे नहीं, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा, या कुछ और मामला है?
नहीं, मेरी असेसमेंट है कि वो समझदार आदमी है, आया है, यंग आदमी है, ही शुड परफॉर्म, ही शुड स्टे। ठीक है, अगर उन्होंने करना है, मैं अभी भी अज्यूम करता हूं कि नहीं करेंगे वो ये सब काम। करते हैं तो मैंने आपको उसका नताज बता दिए। मेरे पास वो डेमोक्रेटिक जबान नहीं, जमहूरी, कि आप आएंगे, आप गमला नहीं तोड़ेंगे, आपका आइन नहीं आएगा। आइन जहां आपको 15, 17, 19 शिक के अंदर इजाजत देता है, वहां कदम भी बहुत सारी चीजों की लगाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। सो लेट्स नॉट प्ले ऑन आइन आइन आइन। ओके, आपके बड़े ही अच्छे दोस्त फवाद चौधरी साहब मुतहर्रिक हुए हैं, एकदम से मुतहर्रिक हुए हैं। मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब के बाद। अच्छा, कुछ अर्सा पहले से ही वो कुछ चीज़ें वो चेंज करते आ रहे थे। उन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया है और खुले दिल से कहा है कि हम बैठेंगे, बात करने के लिए तैयार हैं। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, पिटा हुआ फार्मूला है, इसमें कोई दमखम नहीं है, टाइम का ज़िया है। फवाद चौधरी एक अच्छा पॉलिटिशियन है, वो अपनी पॉलिटिक्स करे, वो किसी और पार्टी के साथ करे। जिस जगह से आप चले गए या निकाल दिए गए, उस जगह पे आपका रास्ता होना नहीं चाहिए। हाँ, आप कोई बेहतरी कर सकते हैं किसी के, हम मगर मुझसे पूछे, मेरे बॉस भी रह चुके हैं, मेरे लीडर भी रह चुके हैं, मुझे सिखाया भी है उन्होंने पॉलिटिक्स, इमरान खान साहब ने, वो भूल गए हैं, मुझे याद है। लेकिन वो मैं मुस्बत पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। अगर आप उनके लिए कोई पॉइंट डॉट बराबर भी कोई बेहतरी कर सकते हैं, आप ज़रूर करें, ठीक है। लेकिन आप ये पिटे फार्मूले से इमरान खान पीटीआई, पीटीआई इमरान खान, एज सिंपल एज दैट, तो कोई उनकी जगह तो नहीं ले सकता। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें, और दूसरा ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब का ही मैंने 10 महीने एक ज़ीरक सियासतदान का वर्ड यूज़ किया था, वो सामने। और शाह महमूद कुरैशी साहब 9 मई के अंदर तो बेगुनाह है, जो हक की बात है, या शिबली फराज फॉर दैट मैटर है, या उमर चीमा है, या कुछ दीगर और हैं, इन सबको अपनी बेगुनाही करनी चाहिए। इस किस्म के लोग नहीं है, इनको देख के तकलीफ होती है। ये मेरे कॉलीग्स भी रह चुके हैं और मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। तो जो हक की बात है वो करें। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी दोस्तियां भूल जाएं या अपने रिश्ते भूल जाएं। लेकिन मेरा तो देखिए, मुझे नहीं पता मेरे अंदर कोई चीज है या नहीं। मेरे अंदर एक क्वालिटी जरूर है जो मुझे पता है कि मैं बेहतरीन दोस्त हूँ और बदतरीन दुश्मन हूँ। तो आप अगर इतने बेहतरीन दोस्त हैं, दुश्मनी तो चले अल्लाह माफ़ी दे, मैं उस तरफ जा ही नहीं रही हूँ, आप दोस्ती की तरफ रहते हैं, तो आपको तो खुले दिल से वेलकम करना चाहिए फवाद चौधरी साहब को कि ठीक है यार, वो पार्टी में नहीं भी है, लेकिन वो कोई जो कन्फ्रंटेशन उसको कम करने के लिए काम तो देखिए, मेरी बात सुने फवाद साहब, लेट मी बी ऑन रिकॉर्ड नाउ। मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया था। फवाद चौधरी और दीगर दोस्त और जो आज पीटीआई के पावर कॉरिडोर में बैठे हुए हैं, उन सब की जो भी मदद, ख्याल, जो भी कर सकता हूं, मैं आज के दिन तक कर रहा हूं। कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है, मुझे उसकी सियासत पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फटीचर प्रोग्राम है कि कोई और आ जाएगा और उसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी हो जाएगी और वो चला लेंगे। तो मैंने तो आपको ब्लंटली बता दिया कि एक पिटा हुआ प्रोजेक्ट है पहले की तरह, इसके अंदर कोई दमखम नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आप क्या देख रहे हैं? खान साहब को किधर देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किधर देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो आपको बता दिया, मुस्बत होगा तो मुस्बत नतीजे निकलेंगे, मनफी होगा तो बहुत मनफी नतीजे निकलेंगे। तो अब आपके पास बिल्कुल क्लियर लाइन है, वो कौन सी लाइन टो करते हैं। जिस किस्म के ट्वीट्स आ रहे हैं और जिस किस्म की गर्मा गर्मी और जारियाना बातें की जा रही हैं सीएम के पी के से, तो मैं आपको रिजल्ट दे चुका हूँ। तो इसके दरमियान में फैसल वाडा साहब, लेट्स बी वेरी रैशनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर खामोश हो जाती है, वो काम नहीं करती जो रियासत के ख़िलाफ़ जाता है, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक बाहर नहीं आए हैं, आगे भी अगर बाहर नहीं आते हैं, फवाद चौधरी साहब की काविशों के बारे में आप बात कर चुके हुए हैं, और ये जो सिस्टम चल रहा है, इस पर मैंने राना सनाउल्लाह साहब से भी स्पेसिफिकली सवाल किया था, तो ही आंसर्ड मी, मैं आपको मिनोअन वो कोट कर देती हूँ। मैंने उनसे पूछा था 10-15 साल, तो उन्होंने कहा 10-15 साल नहीं, हमेशा के लिए चलना चाहिए। तो फिर हमेशा के लिए चलेगा, कोई टाइम फ्रेम है? देखिए फराज साहब, ये बड़ी अजीब सी बात होगी, बड़ी इररेलेवेंट बात है, बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है, अननेचुरल बात है। आप 20 मिनट की भी बात नहीं कर सकते, और स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर। हम भी ये बातें करते थे 20 साल के लिए आए जब मैं पीटीआई का वजीर था। तो ये बातें इररेलेवेंट है, आपको अगले पल का कुछ नहीं पता, ठीक है। हाँ, वो ये कह रहे हैं निज़ाम चलना चाहिए, तो निज़ाम के अंदर मैं एंडोर्स करूँगा, निज़ाम जमहूरियत को तक़वीयत मिलनी चाहिए, निज़ाम। बट अगर आप कहेंगे मैं ज़िंदगी भर एक कुर्सी में बैठा रहूँगा, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक, तो फिर इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे, और जब पूरे करेंगे, जब इलेक्शन होंगे, तो फिर आप किसको देख रहे हैं? यही चेहरे वापस देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी को चांस मिलेगा? मैंने तो आपको प्रेडिक्शन जो है, एनालिसिस, असेसमेंट, वो बात आप बिल्कुल ठीक करें, दैट इज वेरी रियलिस्टिक।
ये पूरा 5 साल ले लिया और अगले 15 साल भी आपने ले लिया फरवा साहिबा, वाई यू टेकिंग दिस लिबर्टी फ्रॉम मी? तो मैं वही तो कह रही हूँ, फिर अगले 5 साल किसी और को मिलेंगे ना। मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ, फिर दौड़ में मरीम नवाज और बिलावल साहब अभी भी हैं। मैं तो अगले 5 साल पे पूरे होने दे भाई। आप अगले 20 मिनट की आप मुझसे बात करें तो मैं 20 मिनट के लिए भी कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। चलिए मुझे बताइए 5 साल पूरे हो जाएंगे? लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। हमें पता है सुबह क्या होने वाला है, रात को किसके पास सांस है किसके पास नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। बहुत सारी इंसान चीजें सोचता है, अल्लाह के प्लान कुछ और होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। राणा सनाउल्लाह साहब से मैंने पूछा कि इमरान खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड केस है, तो उसमें उन्होंने कहा कि इस केस में सिर्फ वो नहीं है, मलिक रियाज साहब भी शरीक मुलजिम है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नैब इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तार करने की कोशिश भी कर रहा है। अगर खान साहब को सज़ा होती है तो डू यू सी मलिक रियाज एज वेल इन दिस सिचुएशन? देखिए, राणा सनाउल्लाह साहब ने किस कॉन्टेशन में बात की है, आई रियली डोंट नो। ठीक है, दो अलग इंडिविजुअल हैं, दो अलग इंडिविजुअल के दो अलग मसले चल रहे हैं। ठीक है, उसको आप अगर किसी को फांसी की सज़ा होनी है तो दूसरे को किस चीज़ की सज़ा होनी है, और किस दूसरे को फांसी की सज़ा होनी है तो पहले को क्यों होनी है। सो ये टोटली डिस्कनेक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, स्पेकुलेटिव वे में आप किसी की बात कर सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट टुमारो। सो मुझसे अगर आप पूछेंगी तो मैं कहूँगा ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, इनके दोनों की केसेस की इंडिविजुअल हैसियत है। उन किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है। अब जब एविडेंस कलेक्ट करने की बात आएगी, यस, उसके अंदर आपको पता चल सकता है कि फैसल इसमें है या फरवा साहिबा है या अब्दुल कदूस है। ठीक है, तो वो तो येट टू सी है। तो कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आप ये कहें कि जी इंटरपोल से आप तैयारी कर रहे हैं किसी और केस के अंदर, हाँ, दैट मेक सेंस, बट इंटरलिंक आप कैसे कर रहे हैं? अच्छा, लास्टली मैं आपसे क्विकली 2 चीज़ें पूछना चाहूँगी। मैं चाहूँगी दोनों को आप एड्रेस कर दें, वक्त की कमी है। एक तो ये कि हुकूमत बड़ी ऑफ माइंडेड लगी 27वीं आईनी तरमीम पे। एक वज़ीर उनके 10 दिन पहले कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, एक वज़ीर उनके 1.5 महीना पहले कहते हैं हम पहली तो हज़म कर लें, 26वीं तरमीम तो हज़म कर लें, फिर एकदम से 27वीं तरमीम की बात होती है। और मेरे ही प्रोग्राम में जिस दिन मुलाकात हुई है उस दिन अमीर मकाम कह रहे हैं जी ये ख्याल है। यू वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। हुकूमत कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज कर रही है। एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि ऐन उस मौके पे कि जब कश्मीर का इशू जो है वो टेबल करने का था आदम एतमाद की तहरीक, और एक डेडलॉक बीच में आ गया कि आया नून लीग बैठेगी नहीं बैठेगी, और फिर उसके बीच में 27वीं तरमीम। क्या पीपल्स पार्टी कुछ बड़ा बार्गेन करने जा रही है? देखिए फराह साहबा, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग्स। ये बड़ा ज़बरदस्त आपका सवाल है। अब पॉलिटिक्स के अंदर टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाइमिंग्स को अगर आप देखें तो आपके सवाल में आपका जवाब है, और अगर आप इसको बाय एंड लार्ज जनरली देखें तो बिजनेस एज रूटीन है। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट को क्या पता है क्या नहीं पता। गवर्नमेंट ओल्ड स्कूल की थॉट से चल रही है, पुराने ज़माने के हिसाब से चल रही है, मुझे नहीं पता। मैं तो देखे जी बड़ी आगे, दीवार से आगे देखता हूँ, आगे आगे। ठीक है, सबर, नज़र और ख़बर। ठीक है, ये सियासतदान का काम है, पेशेंटली एनालाइज करें। तो मुल्क की मुफाद की क्या कहते हैं, मुल्क की वसी मुफाद की खातिर सब कुछ ठीक जा रहा है, वसी तर मफाद चलने दें। ठीक, वसी तर मफाद। ठीक है। बहुत शुक्रिया फैसल वावड़ा साहब, आपने गुफ्तगू वक्त निकाला और हमने कोशिश की कि हम डिस्कस करें। देखना ये है कि वावड़ा साहब तो कह रहे हैं कि हो गई, लेकिन ये ज़ाहिर है कि रियलिटी में तो होना बाकी, टेबल होना बाकी है, और वो कह रहे हैं कि पानी की तरह ये सब कुछ मामला हल हो जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़रार खोड़ो साहब, इनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट हसन अयूब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़रार साहब, ये जो तरमीम आ नहीं रही बल्कि तरमीम आ गई वाला मामला है, इसमें एमक्यूएम ने, मैं इस पर डिटेल में बात भी करूंगी, लेकिन एमक्यूएम पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लग ये रहा था कि एमक्यूएम शायद कोई बहुत बड़ी डिमांड करेगी, लेकिन उन्होंने जो मुतालिबा किया और वज़ीर आज़म से मुलाकात की, वो तो ऐसा हिसाब हुआ कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी पोजीशन में है कि वो कोई बहुत बड़ी डिमांड्स करे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि वो बहुत बड़ी डिमांड्स करे। आई मीन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन तो एमक्यूएम को तो छोड़ दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। अब एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, और मैं कई दिनों से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जरूरत क्या पड़ी थी ये ट्वीट करने की। अच्छा, ट्वीट उससे पहले
इस पे हमें इतना तो पता था कि यार 26वीं तरमीम जैसे ही पास हुई थी उसके बाद 2 दिन बाद ही ये बात शुरू हो गई थी ना कि अब 27वीं भी आनी है। तो ये तो हमें पता था कि आनी है, लेकिन इस तरह बिल्ली को थैले से बाहर निकालना ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। और अगर आप उसमें अल्फाज का चुनाव देखें बिलावल की ट्वीट में, रिमूवल ऑफ प्रोविंशियल प्रोटेक्शंस का लफ्ज इस्तेमाल किया। आप 1000 तरीकों से इसको बयान कर सकते थे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आए और उन्होंने 27वीं तरमीम पर हमारे से बात की और एंड ऑफ द स्टोरी। तो अब या तो ये एक प्रोटेस्ट है या तो फिर एक तरह से एक बार्गेनिंग लीवर है, क्योंकि आपको पता है कि अगर 18वीं तरमीम पर का कोई रोल बैक होता है तो ये तो पीपीपी का कॉन्स्टिट्यूशनल शो केस है। वो जहां पर भी जाते हैं वो कहते हैं कि जी ये देखें हमने इतना बड़ा काम किया था। तो ऑब्वियसली जो क्विड प्रो को है, जो बार्गेनिंग है, वहां पर बड़ी मजेदार होगी। मेरा ख्याल है कि शायद घूम फिर कर एंड में वो कहेंगे कि जी देखें, जैसे मेरा ख्याल है कि फजलुर रहमान साहब ने कहा था ना 26वीं तरमीम के बारे में कि हमने सांप के दांत तोड़ दिए, होना कुछ और था और हमने डंग निकाल दिया, उन्होंने कहा था डंग निकाल दिया। जी हाँ जी, वही। तो मेरा ख्याल है कि घूम फिर कर जब पीपीपी इस पर साइन करेगी, जैसे सब साइन करेंगे इसके ऊपर, मुझे तकरीबन पूरा यकीन है, तो वो यही कहेंगे कि जी बहुत बुरा होने वाला था, हमने फिर भी बचत करा दी है सबकी। अच्छा, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग आपने गुफ्तगू की है, मैं इसी पे डिटेल में डिस्कस भी करना चाह रही हूँ। अभी आपसे पहले फैसल वावड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो हसन अयूब साहब मैंने उनसे सवाल किया तो जो बात ज़रार खुरो साहब ने भी की है, उन्होंने कहा जी पर्चा आउट हो गया और क्या चाहते हैं। अच्छा, पर्चा आउट तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने किया है, हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने उनको कहा कि आप इस पर्चे को आउट कर दें। हैं? Let it put it this way। जी let it put it this way। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो कि ग्राउंड रियलिटी है। आप हंसे, बेशक हंसे, आपका राइट है हंसना, लेकिन रियलिटी ये है कि एक मिनट मैं थोड़ी सी लेवरेज लेती हूँ, मैं इसलिए हंस रही हूँ, मैं आपके साथ एग्री करके हंस रहा हूँ। मैं भी एग्री करके हंस रही हूँ हसन अयूब साहब। हाँ अच्छा चले, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, बात ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मुस्लिम लीग नवाज है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जो फैसल वावड़ा साहब 28वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, तो बात यह है कोई 28वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। मैं आपको ये बात बड़ा क्लैरिटी से बता रहा हूं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाने की जरूरत इसी वजह से पेश आई कि जो सांप का डंग निकाल दिया था मौलाना फजल रहमान ने, वो डंग वापस डाल। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब जो जी, वो जारी बात है, जो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे थे, यानी फॉर एग्जांपल के आर्टिकल 200 के अंदर जो तरमीम करना चाह रहे थे, वो आर्टिकल 200 में को अमेंड नहीं करने दिया मौलाना साहब ने, या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना था जिसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जो है वो सिग्नेटरी है मुस्लिम लीग नवाज और जो पीपल्स पार्टी, और फिर बाद में इसी सीओडी को जो एपीसी हुई थी लंदन के अंदर, वो तमाम की तमाम सियासी जमातों ने एंडोर्स किया था। तो उसके ऊपर तो इमरान खान साहब भी सेक्रेटरी थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के ऊपर पहले क्या तकलीफ हो गई थी इनको? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नाम दिलवाया अली जफर साहब ने, बैरिस्टर अली जफर साहब ने, तो क्या वो चीज रुक गई? अब उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके ऊपर इतराज है। अगर आप एनएफसी की बात करें तो एनएफसी के अंदर बुनियादी बात ये नहीं होगी कि एनएफसी में सूबों का शेयर कम होगा, शेयर नहीं होगा, बल्कि आप ये समझ लें कि शेयर बढ़ेगा, लेकिन जिम्मेदारी का शेयर बढ़ेगा। जो उनके करने वाले काम है जो वो नहीं कर रहे थे, यानी आप एग्जांपल देख लें कि आप मेजॉरिटी चंक तो सूबे ले जाते हैं, जब सूबे मेजॉरिटी चंक लेकर जाते हैं तो फिर उन्होंने अपनी टैक्स कलेक्शन करनी थी, वो रिकवरी नहीं कर रहे। अच्छा, वो ना सिर्फ रिकवरी करती हैं, वफाक के ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं, पेंशन की लाइबिलिटी, सैलरीज की लाइबिलिटी, डिफेंस बजट, बीआईएसपी, अच्छा फिर इसके अलावा जितने भी जो फेडरेशन की जो आगे से कॉर्पोरेशंस हैं, वो तमाम की तमाम लाइबिलिटी किसके ऊपर आती है? वफाक के ऊपर। अच्छा, वो खसारे भी भरो, वफाक भरे, बाहर से कर्जा ले, एनएफसी के तहत इनको पैसे दे, और फिर जो है वो मजीद कर्ज लेता जाए। यानी इस मुल्क को अगर आपने कसम खाई हो कि आपने इसको जो है बैंकक्रप्ट करना ही करना है, इसको डिफॉल्ट डिक्लेयर कराना है, तो ये मौजूदा एनएफसी के तहत निजाम चलाते रहे। हाँ, अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर मजीद कर्जों का बोझ ना बढ़े, तो फिर ऐसा कोई वर्केबल सॉल्यूशन लेकर आए जो वफाक के लिए भी काबिल कबूल हो और सूबों के लिए भी विन-विन सिचुएशन हो। मैं इन चीजों पे, सूबों की जिम्मेदारी आ रही है, इन्हीं चीजों पर मैं डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। आपने कहा कि पर्चा आउट कराया जाए, पहले तो उस बात पे आते हैं। जरा थोड़ा सा पर्चा आउट कराना था तो अपने मिनिस्टर थोड़े पड़ गए थे। जिस दिन ये मीटिंग हुई उस दिन अमीर मकाम साहब मेरे प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं ये ख्याल है हमारा, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है।
1.5 महीने शायद पहले उनको पता नहीं हाँ, जी जी मैंने कहा शायद उनको पता नहीं था उस वक्त। मैं वही कह रही हूँ, वहीं पर आ रही हूँ। तो ये तो एक कंफ्यूजन है। दूसरा, आपने बार्गेन की बात की, लेवरेज नहीं ले गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और एन उस मौके पे कि जब कश्मीर में तरीके अदम एतमाद टेबल होनी है, आपको लगता है कुछ बड़ा बार्गेन करने वाली पीपल्स पार्टी? देखिए कोशिश तो हमेशा रहती है। देखिए अगेन आज शायद पीपीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की का इजलास भी है, तो जाहिर है अब मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या बातें हो रही हैं। देखिए मेरा ख्याल है जो डिसीजंस लेनी थी वो ले ली गई हैं, और अब आपको एक तरह से एक परफॉर्मेंस करनी पड़ती है ना, लोगों को दिखाना पड़ता है। मुझे ये जो बात हुई ना बिलावल भुट्टो जरदारी की के देखें, अब जाहिर है हम एक जमहूरी पार्टी है और हमारी पार्टी का एक निजाम है, और हम खुद तो कोई फैसले नहीं लेते ना, ये कोई आमरीत तो नहीं है। हम जाएंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और वो जो बात करेगी Correct. फिर हम आगे लेंगे। आई थिंक जाहिर है कि वो चाहेंगे कि जितनी अपनी प्रोटेक्शंस वो अपने पास रख सके वो रखेंगे। हैविंग सेड दैट, जो हसन अयूब साहब ने बात की है एनएफसी के बारे में, वो वही बात मैं करना चाह रहा हूँ 18वीं तरमीम के बारे में। कि जी देखिए बहुत अच्छी बात है, कुछ हद तक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए मुल्क में, लेकिन सिर्फ पावर और लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना ये किसी को कबूल नहीं हो सकता। 18वीं तरमीम में आपने सिर्फ ऐसा नहीं करना था कि सूबों के हाथ में पावर आ गई, उसको आगे आपने लोकल बॉडीज में भी डिवॉल्व करना था, बिल्कुल, वो correct. नहीं हुआ। अपने अपने सिस्टम्स और अपनी टैक्स कलेक्शंस और इन सारी चीजों को बेहतर करना था, वो 18वीं तरमीम का हिस्सा हो या ना हो। ये वो चीजें हैं जो आपको वैसे ही करनी है। क्या ये हुई है? नहीं। ठीक, जरार खोड़ साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं और फिर क्विकली वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हसन अयूब साहब, मुझे बताइएगा, जब 27वीं में काम हो जाएगा तो फिर 28वीं की क्या ज़रूरत है? वो तो देखना ही होगा कि 27वीं में काम पूरा होता है कि नहीं होता। लेकिन आपका क्या तज्जिया है जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ज़रा अपोज तो कर रहे हैं, उन्होंने 26वीं में भी पहले हामी भरी फिर पीछे चले गए। आप नहीं समझते कि हमें अब की बार वो काम करना चाहिए जो 73 के आइन के वक्त किया, 18वीं तरमीम के वक्त किया, कि सब जमातें बैठें, मुशावरत करें? इट्स नॉट अबाउट गेटिंग वोट्स, इट्स अबाउट सिटिंग डाउन एंड डिस्कसिंग कि हम ये बहुत बड़ा फैसला कर रहे हैं, वी वांट इट दिस वे, और आप हमें बताएं कि कैसे होना चाहिए। देखिए, आइडियल तो सिचुएशन ऐसी है कि कंसेंसस हो जाए तमाम जो है वो पॉलिटिकल पावर्स का, पार्टीज का, जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं भी हैं, उन पार्टीज को भी मुशावरत के अंदर आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो मौजूदा पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर है, जो मौजूदा पाकिस्तान में जो इस वक्त जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है, जितनी यानी तलखी बढ़ चुकी है मौजूदा हालात के अंदर, तो यानी अगर आप कह दें कि हुकूमत ओपोजिशन के साथ भी इत्तेफाक राय कर ले तो ये मुझे मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा। जो इस वक्त जो जारियत जितनी जो है वो जारियाना सियासत शुरू करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो रात को इमरान अहमद नियाजी साहब का ट्वीट आया था, अगर आप उसको ही पढ़ने के बाद आपको क्या दूर दूर तक कोई इम्कान दिखाई दे रहा है कि मौजूदा हालात के अंदर कोई कंसेंसस या किसी बात के ऊपर जो इत्तेफाक राय कायम हो सकता है? आप एक मिनट के लिए, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, ट्वीट आया था, खान साहब ऐसे ट्वीट करते रहते हैं और वो बड़े एक्सट्रीम एंड पे चले जाते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड हमें ये भी तो देखना है कि एक बड़ी सियासी जमात है, जमहूरियत के अंदर आपको दुश्मन को भी साथ बिठाना पड़ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग तसव्वुर नहीं कर सकते थे बैठेंगे, बैठ रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं, 27वीं तरमीम आ रही है, बहुत कुछ हो चुका है इस मुल्क में, तो यार थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा और एफर्ट करके देख लें। नहीं हो सकता। नहीं, उसके लिए रवैया जो है वो सियासी दरकार है ना। ताली दोनों हाथों से बजती है फरवा। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस मूड में दिखाई नहीं दे रही, और इस वक्त पार्टी की शायद और कैफियत है, लेकिन उनके जो बानी है उनका जो मिजाज वो मुख्तलिफ जा रहा है। वो सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते क्योंकि वो खुद सिस्टम से आउट हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने यानी जितने भी नहीं सिस्टम, देखिए जब वो उनकी कन्विक्शन हो चुकी है, उनको कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने कन्विक्ट कर दिया है, 14 इयर्स की उनको सेंटेंस हो चुकी है, या तो जब वो अपील में जाएंगे उसके बाद उनकी जो है वो वहां से कन्विक्शन खत्म हो, फिर वो निजाम का हिस्सा बन सकती हैं। और ये 2017 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसी ने नवाज शरीफ साहब को आउट किया था, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो आज उसी फैसले की जो है रोशनी के अंदर इमरान अहमद नियाजी साहब जो है वो पार्टी से और सियासत से आउट हो चुके हैं। अब इज इवन देन
वो यानी जो स्टैंडिंग कमेटी से ये पार्टी के लोग इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे, बड़ी कोशिश की उन्होंने, बड़ा मजबूर किया उन्होंने जो पार्टी चेयरमैन को, लेकिन उन्होंने उसको वीटो कर दिया इमरान खान साहब ने, और एक किस्म के उनकी जो है ना गर्दन के ऊपर जो है वो अंगूठा रख के जनाब को उन्होंने ये उनसे इस्तीफे दिलवाए। अगली बात सुन लें, अभी इस वक्त जो है वो नहीं चाहते थे कि कोई भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने सेनेट में या कौमी असेंबली में जो तहरीक इंसाफ का नहीं है, लेकिन उन्होंने पीके मैप को और एमडब्ल्यूएम को तरजीह दी अपनी पार्टी के ऊपर। तो बात ये है कि यहाँ पर तो डिक्टेटरशिप है ना, विद इन पीटीआई जो है वो कोई जमहूरियत नाम की चीज इस वक्त उसका वजूद मौजूद नहीं है। तो जो लोग इस वक्त इमरान खान साहब के हाथों जो है वो हॉस्टेज हुए हैं, वो किस तरीके से मुज़ाकरात उनसे करेंगे और ये क्या जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करेगा। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। ज़रार खोड़ो साहब, योर टेक। देखिए, बिल्कुल ताली दो हाथ से ही बजती है, थप्पड़ के लिए एक हाथ की जरूरत होती है। तो ये जो ट्वीट थी जिसका जिक्र हो रहा है, यार आप कॉन्टेक्स्ट थोड़ा देखें ना। वो फवाद चौधरी साहब दोबारा एक्टिव हुए हैं, एफर्ट कर रहे हैं, चल रही हैं, चैनल्स पर आ रही हैं, वो कह रही हैं कि जी मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, और उस कोशिश के दौरान आप एक एटम बॉम्ब गिरा देते हैं। आप तो देखिए कोई रिकंसिलिएशन नहीं होनी। ये तो मेरा ख्याल है हसन अयूब साहब एक तरह से जेनरस बात कर रहे हैं जब वो बात करते हैं पीटीआई पार्टी और पीटीआई की क़यादत की। पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है, बाकी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, मतलब क्योंकि आपको सीटें भी भरनी होती है ना। तो पॉइंट इज कि जब तक वो राजी नहीं है तो देयर विल बी नो डायलॉग, देयर विल बी नो रिकंसिलिएशन। और इस वक्त जो रियासत और पीटीआई के जो मौकफ है वो इतने डायमेट्रिकली अपोज हैं कि कोई मिडिल ग्राउंड मिल ही नहीं सकता। तो ठीक है, आप इस्तीफे देते रहे हर स्टैंडिंग कमेटी से, यू आर आउट ऑफ द प्रोसेस। आप फिर वक्तन ब वक्तन स्ट्रीट एजिटेशन करेंगे, कहीं किसी फॉरेन पब्लिकेशन में आपका आर्टिकल आ जाएगा, कहीं आप किसी यूएस कांग्रेसमैन के साथ लॉबिंग कर लेंगे, उसके साथ तस्वीरें खिंचा देंगे, इससे आगे कुछ नहीं होने। बहुत शुक्रिया ज़रार खोड़ो साहब, आपका भी। हसन अयूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ कि सब अफाम व तफहीम से हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।